वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एलेक्सा स्टडी पे। सो गाइज, आज से अपन एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। वो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 है ना, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5। वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को पढ़ना है ना। पहले यही पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में ही है ना, ये कुल मिला के हिंदी में ही है। ठीक है, अपन ने ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन क्या है इंग्लिश में किया है ना। इंग्लिश में क्या होता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। और अपन मैथ वाले स्टूडेंट है यार, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि आगे जाके अगर पढ़ोगे, बीएससी एमएससी करोगे है ना, तो ये इंग्लिश में ही होगी नॉर्मली है ना। तो कुछ ना कुछ टर्म तो यार इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालो है ना। फुल इंग्लिश नहीं, बस थोड़ी मोड़ी इंग्लिश है ना, इस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो अपन पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही दो द्विघात समीकरण है ना, ये थोड़ा सा आगे का पार्ट है। उससे पहले अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो, द्विघात समीकरण में एक अवस्था ऐसी आती थी जब अपन उसका डिस्क्रिमिनेंट है ना, विविक्ति कर डी क्या होता था, लेस मतलब डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, यही था है ना। और ये क्या आ रहा था, लेस देन जीरो है ना, लेस देन जीरो आ रहा था। तब अपन क्या बोलते थे, आगे आगे सोल्व करते ही नहीं थे, बोलते क्या देते थे कि इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, जिनका अस्तित्व नहीं होगा है ना। कुल मिला के ये था। तो वही वाला पार्ट अब आगे आएगा द्विघात समीकरण में है ना, और थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे अपन है ना। ठीक है, तो अपन फिलहाल दे चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। क्या कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब क्या, सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं अपन, सम्मिश्र संख्या है ना, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या की अवधारणा ऐसा मान लो, क्या सम्मिश्र संख्या की अवधारणा। ठीक है, अवधारणा का मतलब ये कि गाइज सम्मिश्र संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी यार है ना, मतलब सम्मिश्र संख्या आ कहाँ से गई है ना। तो देखो, पहले अपन कितने टाइप की संख्या जानते हैं वो देखो है ना। तो पहले तो अपन जानते हैं नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर। ये क्या होता है आपका, तो ये शुरू होती है 1 से है ना। देखो एक मिनट है ना, ये शुरू होती है 1 से, तो 1 2 ऐसे करके कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक, अनंत तक है ना। तो ये आ गया आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर नेचुरल नंबर में अपन क्या मिला दें, जीरो और मिला दें है ना, जीरो और मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, पूर्णांक है ना, मतलब पूर्ण संख्या है, डब्लू सॉरी होल नंबर है ना। तो ये हो गया डब्लू। गाइस ऐसे ही पढ़ा था ना अपन ने, रिंग वाली शेप में है ना। यहाँ मैं फिर भी आयत वगैरह टाइप में बना रहा हूँ ना, वैसे रिंग टाइप में बनता है। ठीक है, तो अगर मान लो ये हो गया प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या से भी बड़ी कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या है ना। अब पूर्ण संख्या में भी, अब ये तो क्या थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, अब इसमें नेगेटिव और जोड़ दो है ना, तो -3 -2 ऐसे करके माइनस वाले अनंत तक और जोड़ दो है ना, तब क्या हो जाएगा ये पूर्णांक है ना, जिसे क्या इंटीजर बोलते हैं अपन है ना, आई से दर्शाते हैं नॉर्मली। ठीक है, एक मिनट गाइस। ठीक है, अभी देख लो ये इतना बड़ा हो गया। अब आई के बाद क्या आता है बताओ, तो आई के बाद आती है परिमेय संख्याएं है ना, रेशनल नंबर, जिसमें क्या p/q के रूप में होता है। यहाँ तक तो पूर्णांक पूर्णांक हो गया ना, पूरे पूरे अंक है ना, माइनस में प्लस में। अब क्या, जैसे मान लो 2/9 हुआ, 5/7 हुआ, ये सब किस में आएंगे, तो ये आएंगे परिमेय संख्या में है ना। तो इसके ऊपर हो गया परिमेय संख्या p/q। ठीक है, परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं अपन, रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर्स। ठीक है, फिर इसके बाद भी क्या आएगा, तो इसके बाद क्या आएंगे बताओ, परिमेय संख्या आ गया है ना। तो अभी भी कुछ ना कुछ जोड़ सकते हैं है ना। तो अभी भी क्या बच गया, मान लो जैसे पाई की वैल्यू जोड़ दिया है ना, 3.17। अब ये परिमेय संख्या वगैरह नहीं है ना, √3 का मान जैसे 3. एक कितना होता है, सॉरी 1.732 है ना। ये तो ये सब किस में आ जाती हैं, ये सब आ जाती हैं रियल नंबर में है ना, आर, रियल नंबर्स आर। फिर इसके बाद जो आता है ना, सबके बाद अब कुछ ना कुछ काल्पनिक संख्याएं भी ले लेते हैं ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में वो आयोटा वाला फैक्टर्स आएगा है ना, तो उसको अपन बोल देते हैं सी है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे दर्शाते हैं अपन, सी से है ना। सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। गाइस थोड़ा सा रुको यार, सबको समझ में आएगा, अभी अपन सब डिस्कस करेंगे आराम से है ना। ठीक है ना, तो मतलब आप क्या देख सकते हैं यहाँ से, सबका बाप क्या है, सी है ना, सबका पप्पा सी, मतलब सी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है सबसे बड़ा। ठीक है, मतलब समीर संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है जिसके अंदर हर प्रकार की संख्या आ जाती है। जैसे प्राकृत संख्या में तो
1 से अनंत तक आएगी, ठीक है। पूर्णांक में पूर्ण में 0 और आ जाएगा, है ना। अब ऐसे ही ये कौन सी आई है ना, आई को अपन क्या बोलते हैं, पूर्णांक, है ना। तो पूर्णांक में क्या माइनस और प्लस दोनों वाले कौन कौन से पूरे पूरे अंक आ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या आते हैं, परिमेय संख्या, है ना। तो परिमेय संख्या में क्या पूर्णांक आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रही है, प्राकृत संख्या आ रही है, ठीक है। वैसे ही इसके बाद क्या आ जाती है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में ये सारे आ गए। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक संख्याएं, है ना, समिश्र संख्या। तो समिश्र संख्या में क्या हो गया, ये पूरे के पूरे आ गए, मतलब सबसे बड़ा क्या हो गया, सी, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, एन से बड़ा कौन होगा, डब्लू से बड़ा कौन होगा, आई, है ना। पूर्णांक से बड़ा कौन होगा, पी बटा क्यू, यानी रेशनल नंबर बोल देते अपन, है ना, ठीक है। फिर इससे बड़ा क्या होगा, रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्या। और इससे बड़ा क्या होगा, सी, सबसे बड़ा होगा सी, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या है। इस समिश्र संख्या के बारे में ही अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो समिश्र संख्या में बेसिकली अपन चलो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आयोटा के बारे में। तो रूट -1, है ना। तो इससे पहले तो अपन जब अपन अब तक पढ़े थे तो अपन यही पढ़े थे क्या, ऋणात्मक संख्याओं के लिए, है ना, ऋणात्मक संख्याओं के लिए क्या होता था, वर्गमूल परिभाषित नहीं था, ऐसे कुछ करके, है ना, मतलब ऐसे कुछ था ना, अपन ऋणात्मक का निकालते ही नहीं थे। लेकिन फिर अब ऋणात्मक का भी आने लग गया, है ना। इस ऋणात्मक को अपन ने क्या मान लिया, आयोटा, है ना, कुछ ऐसा सिंबल होता है ना, इसको क्या मान लिया अपन ने, आयोटा, ठीक है। आयोटा का मान ये हो गया। अब जैसे कि मान लो अपने को निकालना हो रूट, मान लो रूट निकालना है मेरे को -9 का, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, रूट -1 इंटू रूट 9। तो रूट -1 तो क्या हो जाएगा, आयोटा, और 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3। तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा, 3 आयोटा, है ना। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं, मतलब ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालने का आरंभ हुआ था, है ना, इस एक चीज़ को मानने से, है ना। और इसको अपन क्या बोलते हैं, आयोटा, है ना, आयोटा, हिंदी में क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है ना। नॉर्मली क्या दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और देखो, है ना, आयोटा से रिलेटेड पता है आपको, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, है ना, मतलब फिर भी देखते हैं, बेसिक से देख रहे हैं अपन और पूरा ख़त्म करेंगे एडवांस लेवल तक, ठीक है। चलो फिर 1 मिनट गाइस, ये पेज उठ रहा है यार, है ना, अब ठीक है। तो आयोटा, ठीक है। तो अब आयोटा की घात देखें अपन, है ना, नॉर्मली थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा आयोटा स्क्वायर, है ना। तो आयोटा स्क्वायर को क्या लिखता हूँ मैं, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट -1 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। ऐसे ही आयोटा क्यूब को क्या लिखता हूँ मैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा, है ना। कुछ भी नहीं है, बस मान रख रहे हैं क्योंकि इससे सवाल सोल्व करना है अपने को, है ना, कुल मिला के सवाल सोल्व करना है, तो थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं अपन। ऐसे ही क्या हो जाएगा, आयोटा की घात 4, है ना। अब इसको क्या रखूँगा मैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। तो बस यही घाते देखेंगे अपन, है ना। एक आयोटा था, आयोटा का मान क्या था, रूट -1, है ना। तो ये 4 चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और समझेंगे डिटेल से, है ना, ठीक है। तो यहाँ तक तो आया होगा समझ में, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, है ना गाइस, पीछे वाला छप गया यार, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी समझ लो टाइटल ही चल रहा है ना, ठीक है। तो अपन देखे आयोटा देख लिया अपन ने, है ना। तो आयोटा क्या है, सोल्व करने पर, कैसे सोल्व करने पर आया होगा, तो देखो x² + 1, है ना। तो यहाँ से बराबर 0, तो यहाँ से क्या करो आप, x का मान निकालो, ठीक है। तो पहले क्या x² का मान निकालते हैं, ये क्या होगा, -1। अब देख लो किसी का वर्ग क्या आ रहा है, ऋणात्मक, है ना। तो यहाँ से अपन इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया अपन ने रूट -1 का स्क्वायर, है ना। रूट -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। और रूट -1 को स्क्वायर को भी क्या मान लिया अपन ने, मतलब ऐसे नहीं, तो x की वैल्यू ही निकाल लो यार, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, रूट में -1, है ना, ऐसे मान लो, ठीक है। और रूट -1 को क्या बोल रहे हैं अपन, आयोटा, तो यहाँ से आया आयोटा, है ना, अपन ने मान लिया, है ना, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं के लिए तो परिभाषित है ही ना, एक तरीके से देखा जाए तो, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आयोटा, ठीक है। अब अपन समिश्र संख्या देखते हैं अपन, अब थोड़ा सा थोड़ा करते हैं अपन समिश्र संख्या के बारे में, है ना। तो ये आपको पता चल ही गया ना, आयोटा वगैरह सब बता ही दिया मैं क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं समिश्र संख्या, है ना, समिश्र संख्या, ठीक है। तो समिश्र संख्या इसे किससे दर्शाते हैं, जेड से दर्शाते हैं, ठीक है। जेड का मतलब क्या होता है, समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है गाइस। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल
याद हो गया होगा, है ना, मतलब समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई कॉम्प्लेक्स नंबर भी होती है कोई चीज़, ठीक है। पहले कुछ और बोलते थे लेकिन अब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर ही बोलेंगे ना समित संख्या की जगह, ठीक है। तो ये किस तरह का होगा, तो ये होगा z बराबर a प्लस आयोटा b, है ना। इस टाइप की अगर कोई संख्या दिखेगी अपने को, है ना, इस टाइप की कोई संख्या दिखेगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, समित संख्या बोलेंगे, है ना। जहाँ पे तुलना की जाए तो a तो क्या है इसका वास्तविक भाग, है ना, वास्तविक भाग, और ये क्या है b क्या है काल्पनिक भाग, मतलब आयोटा b क्या है काल्पनिक भाग, है ना। इस टाइप की कोई संख्या होगी ना उसको अपन बोलेंगे क्या, समित संख्या, है ना, इस तरह की दिखेगी, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई संख्या लें अपन z बराबर 5 प्लस 3 आयोटा, है ना, 5 प्लस 3 आयोटा, तो ये तो क्या हो जाएगा वास्तविक भाग, है ना, यानी इसको क्या बोल देंगे रियल z, है ना, वास्तविक को रियल और z का वास्तविक भाग, और ये जो 3 होगा इसको क्या बोल देंगे अपन काल्पनिक भाग, इमेजनरी z, है ना, काल्पनिक भाग। तो ये तो आपको समझ में आया, ठीक है, इतनी सी चीज़ थी और कुछ भी नहीं था, है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना। अब z में भी क्या 3 प्रकार की समस्या संख्याएं होती है ना। एक तो क्या होती है इस तरह का हो गया ना, अब एक देख रहे हैं क्या शुद्ध वास्तविक संख्याएं, है ना, शुद्ध वास्तविक संख्याएं, है ना, मतलब क्या प्योरली रियल नंबर, है ना, सॉरी शुद्ध वास्तविक नहीं समिश्र संख्याएं क्या बोलते थे, हाँ शुद्ध समिश्र संख्याएं कर लो, है ना, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। नॉर्मली बेसिकली ये होता क्या है, जैसे अपन मान लो क्या लिख रहे हैं कोई z मेरे पास है तो a प्लस आयोटा b लिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे अगर b का मान मेरे पास क्या हो 0 हो, है ना, b का मान 0 हो तो क्या हो जाएगा मेरे पास z बराबर a ही हो जाएगा ना, a प्लस 0 आयोटा मतलब a ही हो जाएगा कुल मिला के, है ना। तो यहाँ पे ये क्या बच रहा है वास्तविक भाग ही बच रहा है ना इसका, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे शुद्ध वास्तविक समिश्र संख्या, है ना। ऐसे ही काल्पनिक में हो जाएगा, मान लो ये तो हो गया शुद्ध वास्तविक, है ना। ऐसे ही काल्पनिक में क्या हो जाएगा a 0 हो जाएगा अपना, है ना, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, हो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर, है ना, मतलब शुद्ध काल्पनिक संख्या है। तो ये क्या हो जाएगी, मान लो a का मान तो हो जाएगा यहाँ पे 0 और b का मान होगा कुछ ना कुछ तो आयोटा b, है ना। तो यहाँ पे क्या केवल काल्पनिक संख्याएं बच रही है ना, तो इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। और क्या था, तो और एक समिश्र संख्याएं वगैरह मान लो, है ना। अब अपन किसे कहेंगे मान लो समिश्र संख्या जहाँ पे क्या हो a क्या हो आपका 0 के बराबर नहीं और b बराबर 0 के बराबर नहीं, है ना। तो अब क्या हो जाएगा z बराबर a प्लस आयोटा b, है ना। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये क्या था इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी, ऊपर वाला क्या था प्योरली रियल, है मतलब हाँ प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, ये प्योरली इमेजनरी नंबर रियल, है ना। समझ जाना यार, थोड़ा सा बोलने में आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, a प्लस आयोटा b, है ना, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ थी और कुछ भी नहीं है। अब है ना तुलना देखते हैं अपन, है ना। तो यहाँ तक तो हो गया ये, ठीक है ना। गाइस आयोटा वगैरह के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, जेड वेट सब देख लिया अपन ने, है ना। ऐसे क्या इस किसको दर्शाते हैं अपन समिश्र संख्या को, a प्लस आयोटा b, जहाँ a तो क्या होता है वास्तविक भाग, है ना, और b क्या होता है इमेजनरी भाग काल्पनिक भाग, है ना। ये लो सर, ठीक है। अब देखते हैं अपन तुलना करके, है ना, जैसे ठीक है दिख रहा है ना, पेन कहाँ गया दूसरा वाला, है ना। जैसे अब अपने को क्या दो समिश्र संख्याओं की तुलना, है ना, मान लो दो समिश्र संख्याओं की क्या चीज़ तुलना, है ना। तुलना मतलब आपको z1 बराबर z2 दे रखा हो, है ना, मतलब समझो मैं मान रहा हूँ z1 बराबर अपन मान रहे हैं a प्लस आयोटा b और z2 बराबर मान रहे हैं c प्लस आयोटा d, है ना, जहाँ a b c d क्या है संख्या, है ना। तो अब ये दोनों बराबर दे रखे हैं ना, अपने को क्या दे रखा है z1 बराबर z2, है ना। तो इन दोनों के वास्तविक भाग आपस में बराबर होंगे और काल्पनिक भाग आपस में बराबर होंगे,
है ना। मतलब अगर ऐसा होगा तो अपन क्या लिख देंगे, a प्लस आयोटा बी बराबर c प्लस आयोटा डी, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा, a बराबर c कोमा b बराबर d, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस, और कुछ भी नहीं, इतनी सी बात है आपको ध्यान रखनी है ना। जैसे अब एक सवाल लेते हैं ना, सवाल लेता हूँ मैं। जैसे कि गाइज ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। अब इसमें क्या है, 4x प्लस, मतलब वही ये एक तरफ z1 दे रखा है, एक तरफ z2 दे रखा है ना, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, है ना। यहाँ पे a की जगह क्या है 4x, यहाँ पे b की जगह 3x माइनस वाई, है ना। बस तुलना करना आना चाहिए अपने को, है ना। अब दोनों दे रखा है तो अपने को क्या बोल रहा है, x और y निकालिए, है ना, फाइंड x एंड y, ठीक है ना। और एक्स वाई क्या है, वास्तविक संख्या है ना, मतलब वही रियल नंबर ही होगा, है ना, ठीक है। काल्पनिक तो आयोटा की वजह से लग रहा है ना, वैसे यहाँ पे बी जो है वो भी क्या है, वास्तविक संख्या है, और ए है वो भी वास्तविक संख्या है। तो अपन क्या करेंगे बताओ, तो वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, है ना। यार क्या लिखते हैं, हाँ, दिए गए क्वेश्चन में जो भी है ना, दिए गए सवाल में वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना, है ना, बिल्कुल तुलना करने पर, ठीक है। तो अपन क्या देखेंगे, 4x बराबर 3, है ना। और दूसरा अपन क्या देखेंगे, 3x माइनस वाई, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। तो x का मान तो यहाँ से आ जाएगा नॉर्मली, और वही क्या कर देंगे अपन, वहाँ रख देंगे, है ना। तो x का मान निकालो यहाँ से, x का मान क्या हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में 3/4 आ गया। अब यहाँ पर रख देते हैं x का मान, है ना। यहाँ से y का मान अपन निकाल लेते हैं पहले। y का मान किधर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा y, तो प्लस का y, और -6 इधर आएगा तो प्लस का 6, मतलब 3x + 6, ये हो जाएगा y का मान, ठीक है। तो x का मान रख दो, 3 × x का मान क्या हो जाएगा, 3/4 + 6, है ना, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं कर रहे अपन, चलो ठीक है रे यार। तो 3 × 3 9/4 + 6, है ना। अब क्या लोगे, एलसीएम, तो ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा 4, है ना, 9 और 6 चौक 24, 24 और 9 33, यानी y की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 33/4। तो x की वैल्यू 3/4 और y की वैल्यू 33/4, है ना। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, Z1 बराबर Z2 का एक क्वेश्चन किया, है ना, जो अपनी किताब का क्या है, एक्सरसाइज है ना। सो गाइस समझ में आया होगा यार, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दिया हुआ है ना। अभी कुछ भी नहीं, अपन ने बस ये जाना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। और आयोटा वगैरह क्या होती है ना, आयोटा का मतलब क्या होता है, और ये नॉर्मली ये संख्याओं के बारे में, है ना, कि कितने टाइप की संख्याएं होती है। अब तक अपन ने कितने टाइप की पढ़ी, और सबसे बड़ी संख्या है ना, ये गोला वोला बना के, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सी होती है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो यहाँ से आया था b² - 4ac, जब का मान क्या था, <0, है ना, 0 से कम था तब, ठीक है। अवधारणा वगैरह देख लिया अपन, फिर आयोटा की कैसे हुई उत्पत्ति वगैरह, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, आयोटा को यहाँ से एक सवाल और ले लिया, है ना, कि इसके मूल निकाले, तो इसको भी क्या मान लिया अपन ने, आयोटा के हिसाब से यहाँ भी कर लिया। फिर समूह संख्या z का अपन ने निरूपण देखा, कैसे दर्शाते हैं, a प्लस आयोटा b के रूप में, जहाँ a और b क्या होते हैं, a तो क्या होता है वास्तविक भाग, b होता है काल्पनिक भाग, लेकिन a और b, है ना, a और b क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, ये ध्यान रखना, है ना। a और b तो संख्या ही होंगी ना यार, सीधी सी बात है ना, ठीक है। फिर रियल जेड, इमेजनरी जेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और शुद्ध वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे, जिसमें क्या हो, काल्पनिक भाग नहीं हो। ऐसे ही शुद्ध काल्पनिक संख्या किसे बोलेंगे, जिसमें वास्तविक भाग ना हो, और जिसमें दोनों होंगे वो समय संख्या हो ही जाएगी, है ना, फिक्स वाली। और फिर दो समय संख्याओं की तुलना कर लिया अपन, Z1 बराबर Z2 हो तो वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर होगा, है ना, काल्पनिक भाग काल्पनिक के बराबर होगा, बस, है ना। अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया आयोटा भी आएगा, तो रख लो, ये लो आयोटा बी आयोटा डी, आयोटा से आयोटा कट जाएगा तो बी और डी तो बचेगा बराबर, है ना, ठीक है। फिर अपन ने उसके बाद ये क्वेश्चन देखा, है ना। तो यहाँ से वास्तविक और काल्पनिक भागों को बराबर करने पर x के मान 3/4, y का मान 33/4, ये अपन ने अलग से दर्शा दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब अगले पार्ट में, है ना, इतना आज के लिए बहुत है ना, आज थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं। अब अगले पार्ट में अपन क्या देखेंगे,
जेड का योग करेंगे, सॉरी ये तो अलग हो जाएगा ना, जेड का योग है ना, दो समी संख्याओं का योग और उनके गुणधर्म, गुणधर्म है ना, गुणधर्म। जैसे अपन पहले देखे थे ना, वास्तविक संख्याओं के योग में गुणधर्म, गुणा में गुणधर्म, है ना, क्या क्या था, संवृत था, है ना, क्लोजर वगैरह, फिर क्या थी, क्रम विनिमय, है ना, याद आ रहा होगा, है ना, क्रम विनिमय, तत्समक, और बताओ यार, तत्समक और एक को क्या बोलते थे, प्रतिलोम, है ना, बंटनता, ये सब है ना, तो यही सब देखेंगे नॉर्मली, ठीक है। ओके, सो गाइस पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।